धन्यवाद। यशस्वी सांसद सुनील जी, माननीय सूर्य शेट्टी जी, उनको व्यस्त कार्यक्रम आज कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, आपने समय दिया। माननीय त्रिपाठी जी, भेटने जी, आयोजन समिति के सदस्य, और जैसा सांसद महोदय ने कहा कि छात्रों से मिलना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये ऐसा विषय है जिससे जो भी उन्होंने संघ का भी मेरा परिचय दिया ही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम विचार रहे न रहे। देश के लिए यदि सोचना है तो देश के युवाओं से मिलना ही होगा। वस्तुतः आज कोई विशेष एजेंडा लेकर मिलना है ऐसा नहीं है। एक मंच माननीय सांसद जी ने आप लोगों से संवाद करने के लिए दिया हुआ है, तो कुछ मन में जो बात चलती है उसको आपके सामने रखने की बात सोचता हूँ। ये जो नगर हम बैठे हैं उसको सरस्वती नगर कहते हैं। अब वो सरस्वती नगर इसलिए कहलाया जाता है, स्टेशन तो बाद में बना, वास्तव में यहाँ रेलगाड़ी रुकना पहले शुरू हुई। आप सभी के पूर्व के छात्र वो ट्रेन को रोक लिया करते थे। रायपुर के जितने बड़े कॉलेज थे वो सब यही थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो वास्तव में शिक्षा का केंद्र सरस्वती नगर ऐसे थे। हम लोग मेडिकल कॉलेज कॉलोनी में रहते थे। आज जब आने की बात आई तो एक बार ध्यान गया कि कितनी चीजें बदल गई। आज हम सब लोकेशन शेयर करते हैं, एड्रेस सहज पता पड़ जाता है। पर उस समय साइंस नहीं था, ऐसा नहीं। उस समय हमारे घर का पता किसी को बताना रहता था तो हम ऐसे करते थे कि आप जी रोड में आ जाइए। जब ये जो आपकी एनआईटी की बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, तो इसके एक सामने का पहलू और एक बाजू का पहलू दिखता है। चाहे आप इधर से आए, चाहे भिलाई से आए, चाहे रायपुर से आए, जब आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखे उस समय आप दूसरी तरफ देखिएगा, वो जो घर है वो मेरा है। तो हम लोग कॉलोनी में हमारा घर वैसे ही था। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हम हमेशा से करते हैं, परंतु ध्यान दें कि समय कितना बदल गया। एक वो समय था जब ऐसे हम एड्रेस बताते थे, आज का समय कई चीजें हैं जो बहुत बदली। सिर्फ टेलीफोन का विषय ले लें तो पहले टेलीफोन नहीं था, फिर लैंडलाइन हम लोगों के घर लगी। उस समय वो एक्सचेंज होता था, उसमें टक टक करते थे तो वो उठाते थे। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स आते थे, बताते वैसे बार बार कट मत करो, एक्सचेंज वाला गुस्सा होगा, उसके कान में ठप ठप होता है। फिर बाद में वो घुमाने वाला डायल वाला फोन आया। उसके बाद फिर एसटीडी आया। उस समय ऐसे लगता था कि हाँ यही रहने वाला है। कितने लड़के एसटीडी पीसीओ सेंटर खोल लेते थे, उनकी शादी हो जाती थी, यहाँ ये रहने वाला है करके, इसको पक्का धंधा मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर वो ट्रंक कॉल बुक होता था। फिर एसटीडी भी, हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो बाजू में टेलीफोन विभाग की बिल्डिंग थी, तो वहां हमारी दोस्ती आ रही थी, तो हम लोग ट्रंक वो लगा सकते थे, घर से लगाना मुश्किल जाता था। समय आया, मैं भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मैंने देखा मोबाइल है, उसके पहले मुंबई में देखा था। पहले 17 रुपए में एक कॉल होता था। लोग बड़ा, जो बहुत कोई अमीर रहते थे तो जेब में रखते थे, वो भी बहुत बड़ा था, झोले में रखते थे, ऐसे बोलना चाहिए। फिर इंग्लैंड चला गया तो मैंने देखा कि मोबाइल है, परंतु मैंने बोला फिजूल खर्ची है, क्यों खरीदूं। इस बीच तो भारत आया, घर में तो देखा घर में सबके पास मोबाइल है, तब मेरे को लगा नहीं मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। तो मैं इंग्लैंड गया, जब वापस तो मैंने मोबाइल खरीदा। मोबाइल हमने खरीद लिया, पर इंग्लैंड में भी उस समय पेजर ही चलते थे। आज उस समय एक बहुत छोटा हैंडहेल्ड कंप्यूटर रहता था, सेऑन का। बड़ी इच्छा होती थी कि कैसे इतना बड़ा लैपटॉप लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। आज जब भारत आए, हम देखते तो हमारा ये जो छोटा सा स्मार्टफोन है उसमें सब कुछ है।
पहले हम लोग बड़ा कौतूहल होता था, इंटरनेट के थ्रू फोन करेंगे पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी ऐसे ऐसे। अब तो फोन लगभग फ्री हो गया है, फिर भी सिक्योरिटी के इशू लगे, टेप ना हो जाए इसलिए कभी फेस टाइम का उपयोग करते। देखते हैं तो टेक्नोलॉजी कितना बदल। बात हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी ऐसी है। हम लोग जिस कॉलेज में जब हम हड्डी का कूल्हे की हड्डी को ट्रीट करते थे तो प्लास्टर लगा देते थे या ट्रैक्शन देके 3 महीना रख देते थे। आज उसके बाद से 50 मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स आकर चले गए। और फिर मैं जब इंग्लैंड गया तो मुझे समझ में आया कि मैं जो ट्रीटमेंट करता था वो मेरे टीचर्स के टीचर किया करते थे वहां पर। तब मुझे लगा कि ये स्पीड और ये बदल कितनी तेजी के साथ हमारे यहाँ चीजें बदली। कई बार लगता है कि शुड टाइम बी मेजर्ड बाय टाइम और बाय द चेंज। उतने ही एक जीवन में हमने कितना बदलाव देख दिया, जिस बदलाव को देखने के लिए लोग शायद 3-4 जनरेशन निकालते रहे हों। और ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे पिताजी की पीढ़ी के भी समय में देखेंगे तो उन्होंने बिजली का बल्ब पहली बार रखते देखा था एक तरफ और चांद में आदमी को उतरते देखा था दूसरी तरफ। तो इतनी स्पीड के साथ चीजें बदल रही। आपको इस इतिहास का कोई मतलब नहीं। जवान आदमी है, आप आगे की सोचते हैं। आपके लिए महत्व की बात यह है कि आप क्या देखने वाले हैं अगले 25 वर्षों में, आप क्या देखने वाले हैं। हाउ इज टाइम गोइंग टू चेंज फॉर यू। आप क्या गुजरने वाले हैं और आप आज अपने जीवन की जब योजना बना रहे होंगे, कैरियर की योजना बना रहे होंगे, समाज जीवन की, परिवार जीवन की योजना बना रहे होंगे, अपने देश के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये चेंज आखिर आता क्यों है, इतनी स्पीड से चेंज क्यों आता है। तो ध्यान में आता है कि वास्तव में बदलाव ये प्रकृति का नियम है, परंतु ये बदलाव जो नेचुरली होता है, जो उससे हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स बहुत बदल गई। वी आर गोइंग थ्रू वेरी सडन चेंज। हम लोग कहते हैं जिसको क्लॉकवर्क बोलते हैं ना, जो मैकेनिकल क्लॉकवर्क करते हैं, हम मशीन के हिस्से बन गए। परंतु मानव का शरीर कुदरती तौर पर उस प्रकार से बना नहीं। हमारी खुद के कुछ रिदम्स, हमारी खुद की शरीर की कुछ फिजियोलॉजी। हमको ऐसे लगता है कि हमारा ये जो साइंस को है वो नेचर को जीत लेगा, परंतु नेचर खुद हमारे भीतर है और वो बदल नहीं रहा है। हम वही 2.5 लाख साल पुराने होमो सेपियंस हैं। हमारी ये चीजें अब आपको जीवन में दिखने लगेगी। 4 हार्मोन्स के बारे में लोग बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन्स हैं, ये हमारे वही हैं। हमने अपना क्लॉकवर्क अलग सेट कर दिया है, हमने अपने जीवन की स्पीड बदल दी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड आ गया है, हमारे पास जैसे वो तो 1000 प्रकार के विकल्प है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, पर क्या आदमी का शरीर उस तेजी से बदल रहा है, उसकी फिजियोलॉजी वैसी बदल रही है? वैसा नहीं। और जब वैसा नहीं होता है तो हमारे भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और ये हमारे शरीर में दिख रहे हैं। आज हम मेडिकल फील्ड से जुड़े, इसलिए ऐसी बात नहीं है। आप ये 4 हार्मोन्स के बारे में आप सर्च करिए। हमारे जीवन में इन सब का अभी अब आप लोग जो कसरत करते हैं उनको एंडोर्फिन क्या होता है वो समझेगा। कितने आप में से कई छात्रों में जिनको सेडेटिव लेना पड़ता है, कितनी हार्मोनल डिसबैलेंस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ये शरीर ये जो बदल रहा है ये भी इस चेंजिंग डेमोग्राफी का एक एसेंशियल पार्ट है, हमको समझना होगा। और जब हम इसको समझ लेंगे तब हमको ये भी समझना होगा कि इस चेंजिंग डेमोग्राफी में हमको अपने आगे के 25 साल कैसे प्लान करना है। तो हमको देखना होगा कि ये चेंजिंग डेमोग्राफी से हमारा फ्यूचर कैसे आबद्ध है, भारत का क्या होने वाला है। तो माननीय सांसद जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत ही आपको इसे बताया कि कैसे हमारी परिस्थितियां बदल रही,
कैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक समय में रेलवे में रिजर्वेशन यानी वो भ्रष्टाचार का ही बिना ऊपर के होता है। आजकल काफी कुछ ट्रांसपेरेंट हुआ, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंट हुआ, कई जगह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, भ्रष्टाचार कम हुआ। तो कई चीजें किस प्रकार से पेटीएम है, डिजिटल पेमेंट है, हमारी जो परिस्थिति है डेमोक्रेसी, वहां हम सडन एक्सप्लोजन ऑफ इकोनॉमी के वर्ज पर खड़े हैं। ये सब होने वाला है। आज आप लोग जो छोटी सी कंपनी शुरू करोगे, हो सकता है आज से 20 साल 25 साल बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, क्योंकि हम वहां पर खड़े हैं जहां पर बड़ा एक एक्सप्लोजन होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी के कारण भी है और ये हमारे डेमोग्राफिक, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, अब हम उस जगह है जहां हमारे पास बहुत बड़े प्रमाण में जवान लोग हमारे देश में खड़े हैं। ये युवा जब खड़ा होता है, भारत उन देशों में से है जहां सबसे अधिक युवा शक्ति है और सौभाग्य से वो काफी लंबे समय तक बनी रहने वाली है। और उसका एक कारण यह है कि हमने इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर पर उतना अधिक मैनिपुलेशन नहीं किया जितना चाइना ने किया। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की और आज उनकी स्थिति यह है कि दे आर रीचिंग टू ए स्टेट वेयर यहाँ पे अब आबादी बढ़ नहीं रही, बूढ़ी हो रही है, जवान लोग शादी नहीं कर रहे और उनकी पॉपुलेशन सडनली और उसमें जवानों का अभाव होने वाला। भारत में वैसा नहीं हुआ और भारत में ये लंबे समय तक यहाँ की पॉपुलेशन जवान बनी रहने वाली है। हम इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि भारत वहां पर धन धान्य संपन्नता ये आने वाली है। यहाँ का मीडियम क्लास ग्रो होने वाला है, यहाँ इनोवेशंस बढ़ने वाले हैं, यहाँ पेटेंट्स बढ़ने वाले हैं, नई चीजें होने वाली हैं। ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। परंतु इसके सिवाय और भी कई चीजें हो सकती हैं जिस पर आपका ध्यान आना बहुत जरूरी है। और वो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। पिछली सदी में 3 नए देश सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि विभिन्न पहचानों से संबंधित समुदायों की जनसांख्यिकी परिस्थिति में बदलाव है, उसके कारण संघर्ष होते हैं। उन संघर्षों से हम कैसे निकलेंगे, हमको उसका रास्ता निकालना। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए भारत में, उत्तर भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर और दक्षिण भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, इसमें बहुत गंभीर असमानता है। बाद में इसको लेकर समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इस चुनौती का सामना आपकी पीढ़ी को करना पड़ेगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे, तभी वो जो इंडियन डिविडेंड है डेमोग्राफिक, उसका आप उपयोग कर सकेंगे। वरना पॉपुलेशन कई देशों में बढ़ रही है पर उससे सिर्फ उनको घाटा ही होता है। टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, साथ में रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। डेमोग्राफी यू मस्ट एप्रिशिएट, उसको समझना होगा और उसके दूसरे पक्ष को भी समझना होगा। तो कैसे मैनेज करेंगे? ये जो हमारे यहाँ जातियों की, समुदायों की, क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन होंगे तो उसको हम कैसे डील करेंगे? तो उसका भी और जो रास्ता है वो भारत के इतिहास में ही है। आपको एक रोचक बात बताता हूं। होमो सेपियंस की कुल आबादी का 50% हिंदुस्तान में रहता था। ऐसी स्थिति कब थी? आज से 20,000 साल पहले से 45,000 साल पहले तक, बहुत पुरानी बात है। जब भारत में मानवीय सभ्यता का जन्म हो रहा होगा, उस समय दुनिया की आबादी का 50% से अधिक भारत में रहता था। एक समय पर दुनिया की कुल आबादी का 68% वो भारत में रहता था। एक आज से 30,000 साल पहले की, 38,000 साल पहले की बात है। ये स्टडी एटकिंसन की है, यू कैन फाइंड इट, बहुत फेमस स्टडी। उस समय क्या हुआ? उस समय भी आबादी ठीक है, उस समय हमारे पास खेती नहीं थी, उद्योग नहीं थे, पर जितनी भी आबादी थी वो आबादी का उस समय का उस प्रकार का बढ़ना वो भी समस्याओं को और खड़ा कर सकता था। ट्राइबल क्षेत्रों में आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, फर्स्ट इनकाउंटर देखना, आपको कुछ एक यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे कि कोई ट्राइबल व्यक्ति जो है वो पहली बार बाहर की दुनिया से के लोगों से मिला अमेज़न में, तो उसके क्या रिएक्शन हुआ।
और इसका प्रमाण है कि ऐसे इनकाउंटर्स जब होते थे, अलग अलग समुदाय के अपरिचित लोग जब आपस में मिलते थे तो अक्सर संघर्ष होते थे, एक दूसरे को नष्ट कर दिया जाता था। भारत में ऐसा नहीं हुआ, इतनी आबादी बढ़ी पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। आज से 20,000 10,000 साल पहले भारत में एक अनूठा कल्चर डेवलप हुआ। उस कल्चर में सबको मान्यता की, सब साथ मिलकर चले। हमने इंडिपेंडेंस नहीं डेवलप की, हमने परस्पर निर्भरता, ये भारत का जीवन मूल्य सिर्फ स्वतंत्रता में नहीं, परस्पर निर्भरता, जो हमारे जीवन के जीने के मॉडल थे उसमें एक दूसरे के ऊपर अवलंबन, इसको स्वीकार किया है। हमारे यहाँ बहुदेवी देवता की पूजा होती है, ये भी एक फार्मूला था कि सब जिसमें दिव्यता का अनुभव किया हमने भी उसको स्वीकार किया। हमने बड़े उसको हमने टॉलरेंस नहीं, हमने उसको सहा, ऐसा नहीं, हमने उसको सेलिब्रेट किया। शंकर भगवान का परिवार देखिए तो शंकर भगवान का जो वाहन है वो बैल है, उनकी श्रीमती जी का वाहन वो सिंह है, पर दोनों एक दूसरे को खाते हुए दिखते थे। गले में और नाग है, और दूसरे लड़के का वाहन जो है वो चूहा है, पर फिर भी मिलकर रहते। तीसरे लड़का जो दूसरे कार्तिकेय जी उनका वाहन मोर है, सांप उससे डरता है क्या? इन सारे प्रकार की विविधताओं को एक साथ जोड़ लेने का, इंटरडिपेंडेंस का एक अद्भुत मॉडल उस समय जब एक वनाधारित संस्कृति के लोग बड़ी प्रमाण में, बड़ी जनसंख्या में, भारत दुनिया की, आज जब हमारी इतनी जनसंख्या है तब भी विश्व में हमारी जनसंख्या 17% बनती है। उस समय 67%, दुनिया के 68% लोग इस देश में रहते थे, और उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें भी हमारे पूर्वजों ने साथ में कैसे रहे, उन जीवन मूल्यों का विकास किया था। आज फिर उन जीवन मूल्यों को जीने की आवश्यकता है, ताकि ये जो आपके जीवन में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आने वाले हैं, आप उनमें से सुगमता से निकल सको, और जब आप उससे निकल पाओगे तभी भारत उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त कर पाएगा, आपका जीवन अच्छा हो। डेमोग्राफी का एक दूसरा जो पक्ष आपके सामने आएगा वो है विश्व के साथ आपके सामने। जिस समय की स्टडी एटकिंसन ने की थी उस समय सारी दुनिया में कोई पॉपुलेशन थी नहीं, ज्यादातर हिंदुस्तान में ही रहती थी। इसलिए हिंदुस्तान में जो जीवन मूल्य खड़े हुए, जो एकता और निर्मित हुई, उसको तोड़ने के लिए विदेशियों की नजर नहीं, परंतु आज की स्थिति दूसरी है। आज जब भारत खड़ा हो रहा है तो इस विश्व के पुराने दादा जो हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उनको ये सुहाएगा, ये जरूरी नहीं। They will try to exploit the situation. उनके भारत को तोड़ने वाले नैरेटिव खड़े होंगे, खड़े हुए हैं, और वो आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग आपको लालच देंगे, आपको अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन। यू आर चेंज आइडेंटिटी, यू आर इन द अमेरिकन मेल्टिंग पॉट, यू गो देयर एंड यू गेट योरसेल्फ मेल्ट। भारत में मेल्टिंग पॉट नहीं। भारत में जो संस्कृति उत्पन्न हुई है वो भारत में गुजराती खाने की थाली जैसी 30 कटोरियां हैं, सब में अलग अलग सब्जियां हैं, सबके स्वाद अलग हैं, सब दिखते हैं, आइडेंटिटी प्रिजर्व है, पर फिर भी एक थाली में। वी आर नॉट मेल्टिंग पॉट। तो ये जो 2-3 तरीके, तीसरा भी एक तरीका, तीसरी भी एक चीज है जिसके बारे में केयरफुल रहना होगा। जिस तरीके से डेमोग्राफी भारत में चेंज हो रही है, वैसी डेमोग्राफी बाकी दुनिया में भी चेंज हो रही है, और उनकी आबादी कम है, उनका कल्चरल क्वाइसेंस कम है, वहां पे चीजें बहुत अनस्टेबल हो जाने वाली है। और जब वो अनस्टेबल होती हैं तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। आपने यूक्रेन का उदाहरण देखा, एक दिन में 25,000 लोग वापिस लौटना पड़ा। कई बार हमको लगता है सब छोड़ छाड़ के अमेरिका चले जाएंगे, हो गया हमारा काम। ऐसे ये स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि यू कीप अटैच्ड टू योर रूट्स, वो बहुत जरूरी है। दुनिया में जाए केयरफुल होकर, भविष्य के लिए ये 2-3 बातें, विदेशों के इंडिया ब्रेकिंग नैरेटिव से बचना, आपकी आइडेंटिटी को नष्ट करने के प्रयासों से बचना, और अपनी जमीन से कभी नहीं हटना, कभी नहीं टूटना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, ये बहुत जरूरी है।
परंतु ये केयरफुल रहने का ये मतलब नहीं है कि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं हम उनको छोड़ दें, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हम बने ही उसलिए है, वो अपॉर्चुनिटीज का हमको पूरा उपयोग करना है, विश्व कल्याण के लिए भी करना है, देश को आगे ले जाने के लिए भी करना है। वो अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनको भी डेमोग्राफी के संदर्भ में देखना होगा। एक तरफ तो वो देश है जिनकी आबादी बढ़ना रुक गई है या कम हो रही है, चाहे वो यूरोप हो, जापान हो, कुछ हद तक चाइना और अमेरिका भी उसी श्रेणी में आ रहे। अब उनके पास वर्कर्स की कमी, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, काम करने वाले नहीं, आदमी नहीं। परंतु जैसे मैंने बताया, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है वो अननेचुरल है, आदमी नहीं है पर आदमी को आदमी की क्रेविंग है। एवरीबडी नीड्स ह्यूमन टच। लोग अकेले हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, उनको प्यार से दो शब्द बोलने वाला कोई नहीं है, हाथ को हाथ में लेकर बात करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे आदमियों की जरूरत सारी दुनिया में। आप जब करियर का प्लान करेंगे तो ये बात ध्यान रखना है कि इस जगह क्या जरूरत है। यहाँ जरूरत है प्रेम से बोलने वाला, चाहे वो टीचिंग का जॉब हो, चाहे वो नर्सिंग का जॉब हो, चाहे वो केयर वर्कर्स हो, चाहे बड़ी कंपनियां बन गई हैं, उनको चलाने वाले कोई नहीं है, उसके लिए एक कुशल मैन पावर वो भी हम हो सकते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन टच देने वाले जॉब की बहुत आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी तरफ वो भी जॉब्स की आप करें जो ह्यूमन स्पेयरिंग है। जब कहीं आदमी बचेगा ही नहीं तो लोग चाहेंगे कि मशीन काम करे, तो उन मशीनों के लिए भी जॉब्स लगे, चाहे वो एआई का हो, चाहे वो रोबोटिक्स का हो। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप इस जब फील्ड में जाएं तो क्या फील्ड में जाएं और वो फील्ड कहाँ उपयोगी होगी, इसका आपको ख्याल रखना। इन सब जॉब्स की जरूरत उन देशों में। दूसरी तरफ ऐसे जॉब्स, ऐसे कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका के कंट्रीज, वहां उनको रिसोर्स क्रिएशन करना है, उनके पास कच्चा माल है और उनको सीमेंट बनाने नहीं आता, उनको ऑयल रिफाइन करने नहीं आता, उनको लोहा डालने नहीं आता। ये सब भी हमारे पास है। तो इसका स्कोप दुनिया के उस हिस्से में है और रिसोर्स क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है